जय हिंद कैडेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक के बारे में जो है पर्सनालिटी, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं कैसे एक एनसीसी कैडेट के लिए उसकी पर्सनालिटी मैटर करती है, लीडरशिप क्या होती है और कम्युनिकेशन क्या होता है। हमने ये दो टॉपिक अपने कंबाइन करे हैं। तो चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ यशी 13 यूपी गर्ल्स बटालियन बीओसी यूनिट से आपके साथ ये लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ। अब हमें सबसे पहले देखना होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है? जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, यानी कि हम लोग एज एन ह्यूमन हैं, हम एज एन रिसोर्स यूज़ करे जा सकते हैं हमारे देश के द्वारा, हमारे सोसाइटी के लिए हम एक रिसोर्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एज एन रिसोर्स क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो इसलिए अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एक रिसोर्स बनाती हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर नॉलेज नहीं है तो हम ह्यूमन होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर एक ह्यूमन है तो हमारे अंदर एक नॉलेज होनी चाहिए, यूज़ करने लायक कुछ एथिक्स, कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आता है हमारा वैल्यूज़ कोड ऑफ एथिक्स। तो पहली बात मैं बता दूं, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ की कवरिंग ऑल द सिलेबस हम अगर ये कवर करें तो एथिक्स एंड वैल्यू ऑफ कोड क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स या फिर वैल्यू क्या होता है, यानी कि समाज, जब लोग मिलते हैं एक समाज बनाते हैं तब कुछ मूल्य निर्धारित कर देते हैं कि हमारे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्या नैतिक होगा, क्या अनैतिक होगा। उसे हम वैल्यूज़ या फिर कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, यानी कि क्या सही है क्या गलत है उसका पैमाना जो समाज निर्धारित करता है। ये कोई इंडिविजुअल अपने आप में अकेले नहीं करता है, बल्कि समाज निर्धारित करता है। नेक्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? हिंदी में बोलो तो प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जब आप किसी भी इंसान को देखते हो, किसी भी चीज़ को देखते हो, तब आपके मन में जो थॉट प्रोसेस आता है, जो भी सबकॉन्शियस में एक मैसेज जाता है, वो आपका परसेप्शन होता है कि वो इंसान कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो अपने आप में कैसा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका परसेप्शन होता है, इससे आपका परसेप्शन बनता है। ठीक है, तो परसेप्शन की डेफिनेशन किस पे डिपेंड करती है कि वो बोल कैसे रहा है, लिख कैसे रहा है, देख कैसे रहा है, बात कैसे करता है, कपड़े कैसे पहनता है। तो इन सब चीज़ों से आपका परसेप्शन बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? तो देखो, मोटिवेशन को अगर आप हिंदी बोलो तो मनोबल, यानी कि मन की शक्ति। एक अंतर्निहित शक्ति होती है हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, जो कि हमें मोटिवेट करती है कुछ काम करने के लिए। यानी कि हर मनुष्य के अंदर की वह अंतर्निहित शक्ति जो उसे कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है, दैट इज नॉन एज मोटिवेशन। ठीक है, अगर आप मोटिवेशन की बात करोगे तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं जन्मजात, यानी कि जो आपको नेचर से, जन्म से ही आपको मिले हैं, और दूसरा होता है अर्जित प्रेरणाएं, जो आप बाहर से, एनवायरमेंट से लेते हो। एक हो गया आपका जन्मजात और एक हो गया अर्जित प्रेरणाएं। जन्मजात कैसे? आपको पता है जन्म से ही भूख लगती है, जन्म से ही प्यास लगती है, या फिर जो जितने भी ह्यूमन कार्य करने के लिए जो आपको मोटिवेशन मिलता है वो क्या है, ह्यूमन, मतलब जो एक तरह से नेचुरल है आपके लिए, जन्मजात है, आपने मतलब पहले से ही आपके अंदर है। नेक्स्ट इज क्या होता है, नेक्स्ट हमारा अर्जित। अर्जित मतलब जो आपने एनवायरमेंट से ली है। अब एनवायरमेंट से भी आप तीन तरीके से लेते हो। कैसे? सामाजिक जैवकीय चालक, यानी कि जो समाज को चलाने वाले जीवन चालक हैं वो। जैसे अगर आप बात करो, आपको भूख लग गई, ठीक है, भूख लगना इज नेचुरल टेंडेंसी, आपको कुछ खाना है, खाना कैसे बनाना है और तब खाना है। ठीक है, तो खाना बना के खाने वाला जो काम है, जो बनाने की मोटिवेशन है, वो आपको किसे मिलेगी? सामाजिक जैवकीय जो आपके चालक हैं उससे। नेक्स्ट है सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं। सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं कैसी होती हैं? कुछ अच्छा करने की प्रेरणा, किसी से बेहतर करने की प्रेरणा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और थर्ड होता है व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणाएं, जो आप खुद एज एन पर्सन अपने अंदर इनहेरेंट करते हो कि मुझे एक लाइफ गोल अचीव करना है, एक एस्पिरेशन है मेरी, कुछ इच्छाएं हैं, उन सबको मुझे अचीव करना है। तो वो क्या होता है? आपका व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणा है। तो एक तरह से टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दो हो गए, पहले तो जन्मजात और एक आपका सामाजिक रत। सामाजिक रत के भी तीन टाइप्स है। ये भी मोटिवेशन क्या होता है ये तो क्वेश्चन आया है, बट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एज सच नहीं आया है। स्टिल हमने कवर करने के लिए आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, जिससे कि कोई डाउट आपके मन में ना रहे। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है? किसी भी इंसान का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति का अस्तित्व। व्यक्तित्व कैसे बना है? व्यक्ति प्लस अस्तित्व। तो किसी भी व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, यानी कि वो पर्सन इनहेरेंटली कैसा है, वो उसकी विचारधाराएं कैसी हैं, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, वो सब आपकी पर्सनैलिटी होती है। अगर आप पर्सनैलिटी की बात करो तो किस तरह से बन सकती है? या तो वह हेरिडेटरी हो सकती है, यानी कि कुछ ट्रेट्स हमारी बॉडी के ऐसे होते हैं, हमारे नेचर के, जो हमें अपने माता पिता से हेरिडेटरी जीन्स में हमें मिलते हैं। जैसे पर्सनैलिटी में अगर आप फिजिकल पर्सनैलिटी भी इंक्लूड करते हैं तो आपकी हाइट है या आपका बॉडी फिगर है या कुछ और है, वो आपका हेरिडेटरी हो सकता है। आपका फेस फिगर है, वो आपका हेरिडेटरी हो सकता है। इसके अलावा हेरिडेटरी कैसे कुछ चीज़ें लाइक कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ लाइक हमारा ब्लड ग्रुप है, खैर वो पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, बट हाँ हमें काफ़ी सारी चीज़ें हेरिडेटरी मिलती है। जैसे किसी को ज़्यादा बोलने की आदत होती है, किसी को कम बोलने की आदत होती है, तो कहते हैं ना कि वो मम्मी पापा से सीख के लाइक मतलब वो पहले से ही ऐसा है, तो दैट इज़ हेरिडेटरी। सेकेंड इज एनवायरमेंटल, जो आप आसपास के समाज को देख के, अपने एनवायरमेंट को देख के, अपने वातावरण को देख के अपने अंदर पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करते हैं। एंड थर्ड इज हैबिट, जैसी आपकी हैबिट होगी वैसी आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है। तो हैबिट और पर्सनैलिटी का बहुत ही बड़ा एक आपस में क्या है, रिलेशन है, कॉम्बिनेशन है। अब अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तो फर्स्ट है रिजोल्यूशन, यानी कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एक वो मतलब आप एक रिजोल्यूशन लेने वाले व्यक्ति होने चाहिए। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप संकल्प लेते हो, ठीक है, संकल्प लो, संकल्प को पूरा करो, तो वो रिजोल्यूशन जरूरी है। एक्टिविटी, आप कुछ कार्य करते हो, क्रियाशील रहो, हमेशा एक्टिव रहो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे। कंटिन्यूटी, जो करो उसमें कंटिन्यूटी रखो, ये नहीं है कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती। कम करो लेकिन रोज़ करो। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक तो बॉडी एक्टिव रहती है, माइंड एक्टिव रहता है, कुछ भी लाइक मतलब क्या क्या नहीं होता, कुछ भी बैक हेड पे नहीं जाता, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम सुस्त से महसूस करें, तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड एग्जाम्पल, औरों के लिए भी गुड एग्जाम्पल बनो, और इसके लिए यहाँ पे किस लिए आ रहा है कि आप अच्छे लोगों का व्यक्तित्व पढ़ो, उनसे सीखो, जिनसे आप जो सीख सकते हो। एंड नेक्स्ट इज रिवॉर्ड, अगर आपने अच्छा काम किया तो खुद को भी रिवॉर्ड दो, और अगर आपको अपने जूनियर्स की किसी की पर्सनैलिटी सुधारनी है तो अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, जिससे वो और अच्छा काम करने के लिए तत्पर होते हैं। तो अगर आपको खुद की पर्सनैलिटी सुधारनी है तो आप कैसे सुधारोगे? अगर आपने कुछ अच्छा काम करा तो खुद को उस चीज़ के लिए कोई भी अच्छी चीज़ आपको लगती है, कोई भी चीज़ पसंद है तो आप वो काम करो, ठीक है, खुद को टारगेट दो, टारगेट्स पूरे करो, ठीक है, और उससे खुद को रिवॉर्ड दो। नेक्स्ट थिंग इज जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन सब में होता है डिसीजन मेकिंग, आपको निर्णय लेने होते हैं। जहाँ पे भी आपको अल्टरनेटिव, आपको चॉइसेस मिलती हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पे आपको एक निर्णय लेना होता है। आप हमेशा ये मिडिल ग्राउंड नहीं ले सकते कि ये भी, आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर क्या है कि जब भी आपको दो अल्टरनेटिव में से या बहुत सारे अल्टरनेटिव में से कोई एक डिसाइड करना पड़े, ठीक है, वो वहाँ आपको निर्णय लेना पड़ता है। अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? अगर आप 4 चीज़ों की बात करोगे, फर्स्ट इज आपको पता होना चाहिए आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ डिसाइड करनी है तो आपको पता होना चाहिए उसका रीज़न क्या है, मतलब अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। सेकंड, आप ये देखोगे फैक्टर्स क्या है, यानी कि किस किस चीज़ की मदद से आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, उसके फैक्टर्स देख लिया आपने। थर्ड इज आपका रास्ता क्या है फिर, यानी कि उस फैक्टर्स का आपको यूज़ कैसे करना है। और फोर्थ पॉइंट इज उस हिसाब से आप फिर प्लान ऑफ एक्शन, अपनी योजना बनाओगे। आपने पहले ये देख लिया आपका उद्देश्य क्या है, फिर आपने देख लिया कौन कौन से फैक्टर आपको चाहिए, फिर फैक्टर्स का यूज़ कैसे करोगे, आपने रास्ते देख लिए। जब अपना रास्ता देख लिया, कोर्सेज ओपन देख लिया आपने, नेक्स्ट आप फोर्थ देखोगे कि आपको प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे कि आपको करना क्या था, ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल थी, ये ऐसे ऐसे हो सकती थी, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। तो जब आप ये सब सोच के डिसीजन लोगे तब आप अच्छे डिसीजन लोगे। अगर आप सिटीजन की बात करो तो सिटीजन क्या होता है, नागरिक क्या होता है? नागरिक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नगर में रहता है, लेकिन आजकल अगर हम सिटीजन की बात करें तो आप अगर किसी देश में रहते हो, कहीं रहते हो, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों का आप अगर प्रयोग करने के लायक हो, अगर आपको वो अधिकार मिले हैं और आपके कुछ कर्तव्य हैं, तो आप वहाँ के सिटीजन कहलाते हो, नागरिक कहलाते हो। अगर मैं भारतीय हूँ और अगर मैं फ्रांस घूमने चली जाती हूँ तो वहाँ के लिए मेरी ज़्यादा ड्यूटी नहीं रहेगी ना, वो फ्रांस के जो देश हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे सारे राइट दें जितने अपने नागरिकों को देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ के नागरिक नहीं हूँ। नागरिक कहाँ की? मैं भारत देश की नागरिक हूँ, और यहाँ के कर्तव्य मेरे जो है, मेरे अधिकार जो है वो मेरे को अफेक्ट करते हैं। तो नागरिक क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन देखो तो नागरिकता नागरिकों के जीवन की वह दशा होती है जिसमें कि किसी व्यक्ति को मतलब जो राज्य का सदस्य माना जाता है और उसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार और कर्तव्य का पालन करना होता है। कर्तव्य का पालन और अधिकार का यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ गुड सिटीजन। अब एक अच्छा सिटीजन क्या है, तो भाई एलिमेंट्स ऑफ गुड सिटीजन कैसे हो सकते हैं कि आपके पास इंटेलिजेंस हो, बुद्धि हो, आत्मसंयम हो, आप देश के लिए काम कर सकते हो, आप सेल्फलेस काम करते हो, आप कर्तव्य परायणता हो, यानी कि आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हो, आप परिश्रमी हो, आप परोपकारी हो, आप दलबंदी से दूर हो। दलबंदी यानी कि जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में इधर से उधर बात फैलाते हैं, लड़ाई वगैरह होती है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या है, आप एक अच्छे सिटीजन के एलिमेंट्स हैं ये। और भी आप कर सकते हो जो अपने अधिकारों का प्रयोग करता हो, अपने कर्तव्य का प्रयोग करता हो, जो मताधिकार अच्छे से यूज़ करता हो, निस्वार्थ भावना से काम करता हो, वो आपके एलिमेंट्स ऑफ गुड सिटीजन्स हैं। अगर आप सिटीजनशिप की बात करो, आप सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता, यानी कि एक पर्सन को अगर आपको नागरिक बनाना है तो जो स्पेशल चीज़ एक पर्सन में है जो उसे नागरिक बनाती है और दूसरे पर्सन में नहीं है जो उसे नागरिक नहीं बनाती है, वो क्या है, नागरिकता। अगर ये पर्सन नागरिक नहीं है तो क्या है, इसके पास नागरिकता नहीं है, और अगर ये नागरिक है तो इसके पास नागरिकता है। अब ये नागरिकता क्या है, नागरिकता एक तरह से वो आपका डॉक्यूमेंट, एक साइन, एक सिंबल, एक ऐसा अधिकार है आपका जो आपको बाकी सारे अधिकार लेने में मदद करता है, ठीक है। तो आप अच्छे सिटीजन कैसे बन सकते हो वो बात अलग है, आप सिटीजन ही कैसे बन सकते हो, पहले तो ये बात कर लो, यानी कि सिटीजनशिप, आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है। 3 तरीके हैं,
या तो देखो आपके मम्मी पापा पहले से ही भारत के नागरिक हो, भारत में रहते हो, तो आप अपने आप ही भारत के नागरिक हो जाओगे। दूसरा, आपके मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का नागरिक हो, भारत में रहता हो, तो आप भारत के नागरिक हो सकते हो। एंड थर्ड वन इज, जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है उसके 5 साल पहले से अगर आप भारत में रहते हुए आए हो, भले ही आपका जन्म यहाँ ना हुआ हो, और अब आप भारत में रह रहे हो, तो आप यहाँ के नागरिक हो। अब आपको पता होगा कि अगर आप करंट अफेयर्स में देखो तो CAA NRC, ठीक है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था नया अभी 2019 में, बहुत सारे दंगे वंगे भी हुए। तो वहाँ से भी अगर आप देखो तो अब नई जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं हमारे पड़ोस के देशों में, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका बांग्लादेश है, ठीक है, और लाइक ये जो देश हैं इनमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, अगर वो वहाँ प्रताड़ित हो रही हैं, उन्हें अधिकार नहीं दिए जा रहे, तो वो भारत में आ सकते हैं। 11 साल रहने वाला प्रोविज़न जो भी है, ये सब चीज़ें लागू होंगी। तो आप ये मेंशन कर सकते हो, अगर आ जाता है कोई सिटीज़न कैसे बनता है, तो CAA आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करनी है सिटीजनशिप में कि सिटीजनशिप खत्म कैसे होती है, अब मिल कैसे जाती है, तो आपने देख लिया खत्म कैसे हो जाती है। खत्म होने के लिए तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपने देशद्रोह कर दिया, ठीक है, आपने झूठी नागरिकता प्राप्त कर ली थी, आपने देशद्रोह कर लिया, तो आपकी नागरिकता खत्म। अगर आप स्त्री हैं और आपने किसी विदेशी से शादी कर ली, तो आपकी नागरिकता खत्म। तीसरा, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। डुअल यानी कि आप एक देश के होते हुए भी दूसरे देश की नागरिकता रखते हो, तो भारत में ऐसा नहीं होता है। अगर आप दूसरे देश के नागरिक हैं तो आप अपने आप ही भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं सिटीजन्स की, तो देखो 11 कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं सिटीजन्स के। पहले हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में अमेंड हुआ, जब आपको पता है आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब ये 11 ड्यूटीज़ सिटीजन्स की इसमें मेंशन करेंगे। कौन कौन से 11 हैं अगर मैं पढ़ के बता दूं आपको, तो देखो राष्ट्रीय ध्वज वगैरह का आपको सम्मान करना है, आप किसी भी तरह से राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान और इन सब का अपमान नहीं करेंगे। आप स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी नायक हैं उनका सम्मान करेंगे, उनके आदर्शों का पालन करेंगे। आप संप्रभुता भारत की एकता को बनाए रखने के लिए अपना 100% देंगे, जिस भी तरह से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इस देश की रक्षा के लिए अगर आपको आह्वान करा जा रहा है कभी, तो आप तत्परता से कार्य करेंगे। भारत में सद्भाव मेंटेन करने के लिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, सब चीज़ रहे, सही भाईचारा, भाषाई एकता रहे, सब कुछ रहे, इस चीज़ के लिए आप काम करेंगे। आप देश की साझी संस्कृति का सम्मान करेंगे, आप प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप वैज्ञानिक मनोवृत्ति के होंगे, साइंटिफिक सोच रखेंगे, आप आगे बढ़ने की सोचेंगे, रूढ़िवादिता को खत्म करेंगे, ठीक है। 9th है कि आप अपनी सार्वजनिक संपत्ति जो है, सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पे जहाँ पे भी कार्य करते हैं अपना 100% देंगे। और लास्ट इज कि अगर आप माता पिता हैं या संरक्षक हैं, तो अपने बच्चों को, जो भी आपके अंडर बच्चे हैं, उन्हें ज़रूरी प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कुछ, ठीक है। इसके अलावा राइट्स ऑफ सिटीजन, अगर कोई कर्तव्य है आपके, तो आपको कुछ अधिकार भी मिले हैं। 6 फंडामेंटल अधिकार हैं, ये तो आपको पता ही है। फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार पहले था, अब नहीं है, ठीक है, आपको पता है, वही अमेंडमेंट हुआ था, चेंजेस आए हैं समय के साथ। तो पहले आपके 7 अधिकार होते थे, अब 6 हैं, ये याद रखिएगा। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं का अधिकार, और आपका है एक संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो ऊपर के 5 आपके अधिकार है ना, ठीक है, उन 5 अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है, तो आप 6ठे अधिकार जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसके तहत न्यायपालिका में जा सकते हो। ऊपर के 5 हैं समानता, स्वतंत्रता, शैक्षणिक, धार्मिक और लाइक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब अधिकार आपके राइट्स ऑफ सिटीजन में है। अगर आप डिसिप्लिन की बात करो, यानी कि डिसिप्लिन हिंदी में कहोगे अनुशासन, शासन के अनुसार, अगर आप शासन का अनुकरण कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में हैं, ठीक है। यानी कि जो काम जिस भी तरह से तय किया गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप उसका पालन करते हैं तो आप डिसिप्लिन इंसान हैं। और आपको डिसिप्लिन होना भी चाहिए। और एनसीसी में आपको पता ही है, एनसीसी का मोटा है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। और उसमें भी अगर आप डिसिप्लिन की टाइप देखो तो 2 तरह के टाइप होते हैं। एक तो पब्लिक स्फेयर में जो आप डिसिप्लिन, सामूहिक अनुशासन जो होता है, और एक व्यक्तिगत अनुशासन क्या होता है। जैसे कि अगर व्यक्तिगत अनुशासन की बात करूँ कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आप अकेले हो और आप तब भी चोरी नहीं करते हो, ठीक है, आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आपका वो डिसिप्लिन कैसा है, व्यक्तिगत डिसिप्लिन है कि आपको खुद को चोरी करना पसंद नहीं है, आपको खुद को ये चीज़ें करना पसंद नहीं है, तो ये आपका व्यक्तिगत डिसिप्लिन है, आपने खुद अपने आप को अनुशासित रखा, ठीक है। जैसे डेली बाथिंग की आपकी हैबिट है, तो डेली बाथिंग कोई देख नहीं रहा आपको, ठीक है, आपका खुद का डिसिप्लिन है, ये आपका व्यक्तिगत डिसिप्लिन है। सामूहिक डिसिप्लिन क्या है, अगर मान लो आप ग्रुप में हैं, आप बिल्कुल डिसिप्लिन रह रहे हैं, आप किससे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो आप उसे सॉर्ट आउट करवा रहे हैं, तो ये आपका सामूहिक डिसिप्लिन है। नेक्स्ट इज मोरल। अब देखो एनसीसी में, आर्मी में, हर जगह मोरल कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका
जो आपके अंदर की शक्ति है, ठीक है, जो आपका मोरल है वो बूस्ट होना चाहिए। जैसे आपके जब आप ड्रिल करते हैं तो आपके जो सीनियर होते हैं, उस्ताद होते हैं, पहले आपके अंदर जोश जगाते हैं, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मोरल बूस्ट करना इंपॉर्टेंट। जैसे आपने उरी मूवी देखी होगी तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस हुआ है डायलॉग, हाउस द जोश, ठीक है, तो वो क्यों पूछा जाता है हाउस द जोश, हाय सर, वाई सो, क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मोरल नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से बेस्ट अपना आउटकम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट इज मैन मैनेजमेंट, जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैन मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली मैन मैनेजमेंट है एक पब्लिक डोमेन की चीज़ है। स्पेशली अगर आप आर्मी में देखो तो सेना में जब आप जा रहे हैं, ठीक है, आर्मी में जा रहे हैं, आपको कोई वॉर लड़नी पड़ रही है, तो वॉर लड़ने से पहले आप क्या करेंगे, आप इतनी तैयारी करके रखेंगे कि जो आपकी टीम है वो वॉर अच्छे से लड़े, वॉर के बाद के जितने भी काम है वो सब अच्छे से निपटाने के बाद ही रेस्ट करे। तो इतना जो सिस्टम है ना पूरा, स्टार्टिंग ऑफ द वॉर टिल द एंड ऑफ द वॉर, ठीक है, इसका जो पूरा प्रोसीजर है उसमें जितनी भी आप चीज़ें मैनेज करोगे वो आपका मैन मैनेजमेंट है, जिससे आप हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि आपकी जो आर्मी है, जो टुकड़ी है, अपने टारगेट को पूरा करके आए और पूरा काम आराम से मनोबल के साथ स्ट्रांगली करे। तो आप जिस तरह से उसे मैनेज करोगे दैट इज नोन एज मैन मैनेजमेंट। क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज मैन मैनेजमेंट। अब आपका इंपॉर्टेंट है जो हमने नाम ही है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है? तो समझ लो पहली बात तो एक नेता और नेतृत्व में अंतर होता है। एक जो इंसान है जो आपको लीड कर रहा है वो आपका नेता है, ठीक है, उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो लीडरशिप है, ठीक है, और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ लीडर के अंदर नहीं होती है। अगर आप एक टीचर हैं, आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो भी आपके अंदर लीडरशिप जरूरी है। अगर आप घर के काम में कुछ कर रहे हैं, आपको पूरे घर को आगे लीड करके चलना है, दैट इज नॉन एज ऑल्सो लीडरशिप। तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप देख लीजिए कैसे होते हैं। 3 तरह की लीडरशिप होते हैं। 3 कौन सी होती हैं? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। ऑटोक्रेटिक मतलब जैसे राजशाही शासन होते थे, तंत्र होते थे, राजा महाराजा ने जो कह दिया सो कह दिया, खत्म बात, ठीक है, थोड़ा तानाशाही वाला। डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक इन द सेंस कि लोगों ने उसे अपना राजा चुना है, वो ऑर्डर तो जरूर देगा लेकिन अगर लोगों ने सुझाव दिया तो वो उसे मान के सुधारेगा भी, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, अगर राजा ने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म, ठीक है, ना कुछ कहना ना कुछ भी, कुछ नहीं कहना। डेमोक्रेटिक में क्या है कि अगर राजा ने ऑर्डर दे दिया, मतलब जो आपका लीडर है उसने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है प्रॉब्लम्स हैं तो आप पूछ सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेसेस फेयर। लेसेस फेयर में क्या होता है, आपका कोई एक लीडर होता ही नहीं है। आप कोई एक लीडर ना होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं ABCDE, इनमें से कोई भी हेड नहीं होगा, पांचों क्या करेंगे, एक साथ मिलकर सारे डिसीजन लेंगे, दैट इज नोन एज लेसेस फेयर। तो 3 तरह की लीडरशिप हुई, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के प्रिंसिपल्स क्या है भाई? बेसिकली अच्छा नेता कैसा हो वही आपके सिद्धांत है। कि प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप क्या है कि आप अच्छी तरह जानते हो अपनी टीम के सारे मेंबर को, आपके अंदर क्षमता हो, ज्ञान हो सिचुएशन से झेलने का, ठीक है, आपके अंडर के जो व्यक्ति हैं वो आपसे कनेक्टेड फील करते हो, आप दूसरों के सामने आइडल प्रस्तुत हो, एज एन लीडर की बात करी जा रही है, अगर आप लीडर हो तो, ठीक है, आप एज एन एग्जाम्पल प्रस्तुत हो, आप सूचना देने में प्रॉपर सूचना दो उन्हें, उनसे लो पूछो, अपने टीम के सभी मेंबर का ध्यान रखो, सही और सामाजिक निर्माण आप कर सको, ठीक है, आप अपने उत्तरदायित्व का पालन करो, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व को समझो। तो एक है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप आपके। नेक्स्ट है लीडरशिप के ट्रेट। एक अच्छे लीडर के क्या क्या गुण होने चाहिए? बियरिंग, अगर वही अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, वही आयरन यूनिफॉर्म नहीं पहन के आएगा तो किसी को डांट कैसे सकता है? तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव ही नहीं होगी, तो बीइंग ए लीडर आप एक अच्छे लीडर नहीं बनेंगे। तो बियरिंग इज इंपॉर्टेंट। करेज, साहस होना चाहिए कुछ भी करने का। डिसीजन ले सकता हो। डिपेंडेबिलिटी, खुद पे निर्भर हो, खुद के निर्णयों पे उसे क्या हो, एक भरोसा हो, ठीक है, और बाकी लोगों से भी विचार विमर्श करता हो लेकिन एक विश्वसनीयता हो खुद के ऊपर। एंड्योरेंस, ठीक है, सहनशीलता हो, ठीक है। एंथुजियाज्म, एक जोश हो उसके अंदर, सब कुछ सह सकने वाला और सब कुछ करने वाला। इनिशिएटिव लेता हो, ये नहीं है कि भेड़ चाल में सबके पीछे काम करेगा। अगर सब कोई और इनिशिएटिव लेकर वो पीछे रहेगा तो लीडर तो है ही नहीं वो। ट्रूथफुलनेस, अपने काम के प्रति सत्यवादी हो। लॉयल्टी यानी कि वफादारी दिखाए, दगा ना करता हो। जजमेंट यानी कि अगर किसी को जज कर रहा है तो बिल्कुल क्या करे, न्यायिक रूप से करे, या फिर किसी को पहले से जज ना करे, सबको मौका दे, उसके बाद जजमेंट ले, ठीक है, और सब कुछ चीज़ें अच्छे से दिमाग से जज करता हो। जस्टिस, किसी के साथ भेदभाव ना करे। टैक्टफुल हो, टैक्टफुल यानी कि व्यवहार कुशलता, उसे पता हो कैसे उसे एक्ट करना है। अनसेल्फिशनेस यानी कि उसके अंदर स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव ना हो, ठीक है। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन ऑनर एंड लीडर? अब एक ऑनर और लीडर में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि अगर कोई मालिक है और कोई नेता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, मालिक को मतलब नहीं है कि उसकी टीम मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, उसने ऑर्डर दे दिया, बात खत्म। एक लीडर को मतलब होता है कि मेरी टीम मेंबर के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, मेरी टीम कैसा काम कर रही है, ठीक है। तो ऑनर और लीडर में ये अंतर होता है। ऑनर अगर कोई काम बताता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, तो रीज़न नहीं बताएगा क्यों करना है, बस कह देगा ये करना है, ठीक है। लेकिन जो लीडर होता है वो रीज़न बताएगा कि भाई ये सोच रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो रीज़न बताएगा, ठीक है।
ऑनर जो है कभी भी राष्ट्र हित में, यानी कि ऑनर की जगह आप मास्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है, मास्टर और लीडर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो लीडर है वो अगर राष्ट्र हित में काम करता है तो ऑनर का ऐसा कुछ नहीं है कि वो राष्ट्र हित में काम करेगा, वो बिल्कुल इंडिविजुअल हित में काम कर सकता है। ऑनर हमेशा मैं करके बात करेगा कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। लीडर हमेशा सबको एक साथ लेके काम करेगा, हम का यूज़ करेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑनर का कोई उद्देश्य हो ना हो कोई मतलब नहीं है। लीडर का एक उद्देश्य होता है, काम देने का रीज़न होता है, वो ये नहीं है कि आपसे कुछ भी करवाएगा, कभी भी करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूटी एंड डिसिप्लिन आप सबको पता है, आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, इससे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, शासन करने का जो कार्य है, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई शासन करता है, उसे चलाने के लिए वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो आपको क्या क्या सोचना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, फोरसाइटेडनेस, आप दूर का सोचें कि मैं आज जो इम्पैक्ट काम कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे कि मित व्ययी होना चाहिए, जितना खर्चा है सिर्फ उतना यूज़ करे, फालतू का खर्चा ना करे, क्यों, क्योंकि उसे आगे तक का सोच के चलना है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं हो कि इतना रूढ़िवादी है और इतना कट्टर दिमाग का है कि अगर एक बार हाँ कह दे तो हाँ, ना कह दे तो ना, दूसरे की सुनना ही नहीं। अगर ऐसा करोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे की सुनोगे ही नहीं तो कभी आप अच्छा नहीं काम कर सकते। आप एक नए आइडियाज़ को अगर अपने अंदर नहीं लोगे तब तक आप सुधार नहीं ला सकते। फिर है सिंप्लिसिटी, आप जितना सिंपल रहोगे लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। कोऑपरेशन, अगर आप सबसे सहयोग करोगे, सबका सहयोग करोगे तो आप अच्छे नेता मतलब एक तरह से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बनोगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कस्टम्स ऑफ द सर्विस, यानी कि आपको सर्विसेज में जब आप आर्मी की स्पेशली बात करते हैं तो कुछ नियमों का पालन किया जाता है। कैसे नियम होते हैं, जैसे जो राष्ट्र ध्वज है आपको हमेशा उसे सल्यूट करना है, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ये आपका कस्टम्स ऑफ सर्विस है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। सेनाओं की प्रथा क्या है, ये है कस्टम्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो आप हमेशा अपने सीनियर को सल्यूट दोगे अगर वो यूनिफॉर्म में और आप भी यूनिफॉर्म में और मेजर रैंक से ऊपर है। इसके अलावा अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं हो या वो मेजर रैंक से ऊपर नहीं लेकिन आपका सीनियर है तो आप उसे वही अच्छे से ग्रीट करोगे, जय हिंद बोल के, जैसे भी आपको करना है। राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सल्यूट करोगे, बता चुकी, राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करोगे, सावधान में खड़े होगे जब भी राष्ट्रगान बजेगा। अलंकरण और मेडल, सेना में एक प्रथा है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे अलंकरण और मेडल से सम्मानित किया जाए, उन मेडल का सम्मान किया जाए, सारा काम हो। रण सम्मान क्या होता है, जब पूरी एक रेजिमेंट मिलके बहुत अच्छा काम करती है तो इन्हें मिला के एक रण सम्मान दिया जाता है। तो वही है कि सेना की प्रथाओं में से एक है ध्वज कलर, यानी कि पहले क्या होता था कि ध्वज को जहाँ पे युद्ध चल रहा है, युद्ध चलेगा, वहाँ पे सेनाओं के जोश को बढ़ाने के लिए लेके जाया जाता था। लेकिन जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ, अब क्या है, तोप है, मिसाइल है, सारी चीज़ें हैं, अब नहीं पता कौन सी मिसाइल कहाँ पे आके गिर जाएगी, तो अगर बाई चांस राष्ट्र ध्वज गिर गया अनफॉर्चुनेटली तो उसका अपमान होगा। तो अब क्या, एक सुरक्षित जगह पे ध्वज को खड़ा कर दिया जाता है, जैसे रेजिमेंट में ही खड़ा कर दिया, ऐसी जगहों पर। उसके अलावा वेशभूषा, प्रॉपर यूनिफॉर्म है ही आर्मी में, हमेशा आपका एक डेकोरम मेंटेन होता है। इसके अलावा अगर धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान का एक अलग टाइमिंग है प्रॉपर कि आप कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, ये नहीं है कि आप हमेशा कभी भी कर सकते हैं। तो ये पूरा सेनाओं में जो सर्विसेज हैं उसका रूल मॉडल है। अगर आप सीनियर हैं और आप अपनी जूनियर की वाइफ से मिल रहे हैं और आप पहचान जाते हैं तो बीइंग सीनियर, अगर आप यूनिफॉर्म में हैं तो जूनियर की वाइफ को भी आप सल्यूट करोगे, ठीक है। और अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं हैं तो आप जैसे सिविल्स में ग्रीटिंग्स करते हैं, रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग्स, आप ऐसे ग्रीटिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड देखें तो देखो 10 मार्क्स का आता है, ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है, 10 आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं और सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आता ही है, मतलब वो बहुत कम है, बट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन में वो जिसका आप आंसर देते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें। बट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर स्टिल आ जाता है तो वैसे आने के कोई चांसेस नहीं है ये सारी चीज़ें। अगर आप कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो जो मेन एलिमेंट्स है वो कौन कौन से, कम्युनिकेशन का सोर्स, कम्युनिकेशन का सोर्स क्या है, इस टाइम मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो जो व्यक्ति, जो स्रोत है, जो बोल रहा है, जो संस्था है, वो उसका सोर्स है। मैसेज, अगर मैंने आपको कोई टेक्स्ट करके भेजा है, कोई संदेश है, उस सूचना को आप संदेश की तरह ले रहे हो, वो आपका मैसेज है। कम्युनिकेशन चैनल, जिस प्लेटफॉर्म से आप संचार कर पा रहे हैं, जैसे आप इस टाइम यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका कम्युनिकेशन चैनल है। रिसीवर ऑडियंस, यानी कि जो आप लोग हैं सुन रहे हैं मुझे, वो आप कम्युनिकेशन में रिसीवर या ऑडियंस का भूमिका निभा रहे हैं। अगर आप इसके बाद देखें मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हैं, दो तरह के मेथड्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल। यानी कि अगर आप ऑफिशियली बात करें तो आप ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल यानी कि आप मम्मी से बात करें, पापा से बात करें, घर पे बात करें, फ्रेंड से बात करें तो आपका नॉन ऑफिशियल। ऑब्वियसली नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल आपको क्लियर हो गया। अगर आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे तो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये है सामने, ऑपरेशनल, नॉलेज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई मतलब भी नहीं आएंगे भी नहीं, क्योंकि इतना डीप नहीं जाते कम्युनिकेशन के टॉपिक में। अगर आप इन्फॉर्मेशन के टाइप्स की बारे में बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन ऑपरेशनल यानी कि कार्यात्मक, नॉलेज यानी कि बोध सूचना, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधकीय सूचना, और स्ट्रेटेजिक यानी कि नीति निर्धारक, ठीक है। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम है कि किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन का पूरा सिस्टम आप तक पहुँचता है, बट ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है तो हम इसे नहीं देख रहे हैं। मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है, आप नेट रेडियो का यूज़ करते हैं, आप लाइन कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, नेट रेडियो
रेडियो यानी कि एक तरह से जब आप रेडियो पे चीज़ें सुनते हैं, या फिर एक FM की जो बीट्स हैं आप उन हर्ट्ज से आप जब वीडियो सुनते हैं, कुछ भी ऑडियो सुनते हैं। लाइन कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, रेडियो रिले, डिस्पैच राइडर सर्विसेज, फेस स्माइल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप्स एंड मीडिया कम्युनिकेशन आते नहीं है, बट हाँ आपकी टॉपिक में आपको बुक में मिल जाएगा, दैट्स वाई वी हैव कवर्ड हियर। तो अब है नेक्स्ट हमारा न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जो आती है, यही 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो मैंने आज तक देखा है, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सी नई चीज़ें यूज़ हो रही हैं। कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। आपने पढ़ा होगा कि अगर इंट्रानेट है यानी कि अगर मान लो एनसीसी या एनसीसी का एक ऑफिस है, उस ऑफिस के लोग सिर्फ उस इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं और आपस में कनेक्ट रह सकते हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट हो गया। और इंटरनेट आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, वो आपका इंटरनेट है ही। इसके अलावा इंटरनेट रिले चार्ट है, टेलनेट है, गोफर है, आर्ची है, वेस्ट वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है, टेलीटेक्स्ट है, वीडियो टेक्स्ट है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता, मान लो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कम्युनिकेशन का टॉपिक ही नहीं पढ़ा और आपको एग्जाम में कम्युनिकेशन का टॉपिक आ गया, ठीक है, तो लाइक आप अपने फ्रेंड्स को सलाह दे देना, अगर वो लेक्चर ना देख रहे हो और वो एनसीसी के एग्जाम देने जा रहे हो और वो आपसे पेपर में कहेंगे कम्युनिकेशन में कुछ नहीं पढ़ा, तो बेसिकली यही क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर कि न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो जो भी आप यूज़ करते हो आज के टाइम पर, और आज तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, आज तो इवन आप ये भी बोल सकते हो कि आप जूम और लाइक आप गूगल मीट का यूज़ करते हो बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, कंप्यूटर, आप क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप मतलब आप टैब यूज़ कर रहे हैं, आप हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी आजकल तो टेक्नोलॉजी के इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो आप उनका अच्छे से यहाँ पे बखान कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रेडियो टेलीफोनी इन्फॉर्मेशन, RTI, एक तो ये फुल फॉर्म भी आई गई है। अब RTI की फुल फॉर्म अगर आपका कम्युनिकेशन के फील्ड में आता है, जैसे मान लो कि ऊपर हेडिंग है पेपर में कम्युनिकेशन, उसमें RTI पूछेंगे तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन मत लिख के आना, रेडियो टेलीफोनी इन्फॉर्मेशन लिख के आना, वो कम्युनिकेशन में आ रहा है तो। लेकिन अगर आप नेशन बिल्डिंग में, सिटीजनशिप में, सोशल अवेयरनेस जैसे टॉपिक्स के RTI का फुल फॉर्म आता है तो आप लिखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन। और अगर कम्युनिकेशन के फील्ड में आता है तो आप लिखेंगे रेडियो टेलीफोनी इन्फॉर्मेशन। ये आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। एक जो इससे फुल फॉर्म आती है वो RTP की आती है, रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि रेडियो के जो जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं उसमें जो आपको प्रोसीजर होता है, आप एक रिदम में बोलते हो, आप एक स्पीड में बोलते हो, आप पर्टिकुलर वॉल्यूम पे बोलते हो और आपकी पिच एक पर्टिकुलर हाइट पे होती है, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे होती है। तो ये सारी चीज़ें, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सिर्फ RTP की फुल फॉर्म और ये आपकी RTI की फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर A सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B और C में तो रेयरली आ सकते हैं, बट आप देख सकते हो NCC में सारा मैसेज, और NCC में नहीं आर्मी में, जिससे मैसेज लीक ना हो, ठीक है, सीक्रेसी बनी रहे, तो A फॉर एप्पल वाला सिंपल A यूज़ नहीं करते हैं, वो इस तरह से टर्म्स यूज़ करते हैं, A फॉर अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट, गोल्फ, होटल, इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा, माइक, फिर N फॉर नवंबर, ओस्कर, पापा, क्यूबेक, रोमियो, सीरिया, टैंगो, यूनिफॉर्म, विक्टर, विस्की, एक्सरे, यांक और जुलू, ठीक है। ये क्या है, आपका ABCD का टर्म्स हैं जो ज़्यादातर आर्मी में यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, मतलब जो आपका मैसेज है वो लीक ना करे। मान लो अगर लीक ना हो इन द सेंस जैसे कि अगर आप वॉर के टाइम पे आप अपने सीनियर को फ़ोन पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की एक आदमी यहाँ आ चुकी है या फिर ये लोग यहाँ आ चुके हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान वाले भी तो ऐसा हो सकता है कि उस लाइन से कनेक्ट हो जाए और हमारी सीक्रेट जान लें, तो इसलिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे वो ना जान पाए या फिर कुछ सीक्रेसी मेंटेन रहे। A सर्टिफिकेट में आया था, मेरे खुद के एग्जाम में आया था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। B और C में रेयर चांसेस है, बट हाँ अगर आप पढ़ो तो आ सकता है। वैसे मेरे टाइम पे इंडिया आया था, होटल आया था, ये कुछ याद है मुझे, ठीक है, जो आए थे। चलिए तो आपका हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं, जो मैंने सारे वैसे कवर कर दिए हैं। अच्छे नेता के गुण क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्या है, मैन मैनेजमेंट क्या है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आंसर भी दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ के, ठीक है। फिर टीम से आप क्या समझते हैं, टीम क्या है, लोगों का समूह है जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। सिटीजन ऑफ इंडिया आप कब बनोगे, ये सारी चीज़ें। अगर आप इसके अलावा क्वेश्चन देखें तो क्या क्या है, कौन कौन से मीडियम यूज़ करे जाते हैं कम्युनिकेशन के जो ऊपर है, टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है आपने, तो आप बता दोगे इनफॉर्मल फॉर्मल आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, लीडर और मास्टर में क्या डिफरेंस है आप देख चुके हो। ट्रेडिशन ऑफ आर्मी हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा क्या है, टाइप्स ऑफ लीडर कौन कौन से हमने पढ़ लिए हैं। गुड सिटीजन के कर्तव्य क्या है, कैरेक्टर क्या होता है, जो पर्सनैलिटी है वही कैरेक्टर है, उसी से ही आप लिंक कर सकते हैं। इनके चारित्रिक गुण, आपका चरित्र कैसा है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 5 पॉइंट बताओ कि आप कैसे पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, हमने 10 से ज़्यादा पढ़ लिए हैं। अच्छे बोलने का, गुड टॉकिंग के क्या टैलेंट्स हैं, जो आप नॉर्मल बेसिस पे कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप रट के करो। राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया के कौन कौन से अधिकार हैं, राइट्स क्या हैं। गुड सिटीजन की क्वालिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप क्या है, गुड लीडर की क्वालिटी क्या है, जो भी मतलब आप इमेजिन कर लो एक अच्छा लीडर जो आपका सीनियर रहा हो कोई भी, आप उसके सारे गुण जो भी आपको लगता है वो भी लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता। डिसिप्लिन क्या है, मोरल क्या है, इस पर शॉर्ट नोट आया हुआ है, आप वो लिख सकते हो, ठीक है, आपको बता दिया गया है। प्रोत्साहन क्या होता है, यानी कि वही मोटिवेशन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन,
इसके अलावा क्या है, गुड सिटीजन के गुण, उसमें देख लो यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, देश प्रेम, सैन्य सेवा, जो भी है। इसी के साथ आपका जो हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपके पास स्टिल कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इसके जो नोट्स होंगे ट्राई करेंगे कि नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएँ, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, bye bye, take care, like, share and subscribe the video. You can follow us on Instagram also, Brigade of X Cadet हमारा नेशनल पेज है, एंड BOC_13 UP गर्ल्स बटालियन 13 UP GBN, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। आप फर्दर क्लासेस के लिए वहाँ से अपडेट्स ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।